वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। उसी बात को हम आज आगे बढ़ाते हैं और जो वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व हैं और बॉइलिंग कंपोजिशन कर्व यानी कि टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व हैं उनको कोरिलेट करते हैं। आपको पता है जो आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को एज इट इज फॉलो करते हैं, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन उससे डेविएट करते हैं। तो जो डेविएशन होती है, जो डिफरेंस होता है उनके बिहेवियर में आइडियल से या फिर राउल्ट्स लॉ से, उसके अकॉर्डिंग हम उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है कि जो डेविएशन है आइडियल से वो थोड़ी सी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, थोड़ी सी डेविएशन होगी आइडियल से यानी राउल्ट्स लॉ से। दूसरा केस है, दूसरा टाइप है जिसके अंदर हम लार्ज पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं राउल्ट्स लॉ से यानी कि आइडियलिटी से। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन का मतलब डेविएशन लार्ज भी होगी और पॉजिटिव भी होगी। पॉजिटिव मीन्स जब वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपोनेंट के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से भी ज्यादा हो जाए। तीसरा केस है लार्ज नेगेटिव डेविएशन का, जिसके अंदर हम बात करते हैं ऐसे सॉल्यूशंस की जिनका जो सॉल्यूशन फेज का वेपर प्रेशर होता है वो प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से भी कम होता है, और डेविएशन अगर ज्यादा है तो हम कहते हैं लार्ज नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉल डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। जो वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व है आपको पता ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ए की कंपोजिशन घट रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिक्रीज होता जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज होता जाएगा। जो वाई एक्सिस उस पर लेते हैं हम वेपर प्रेशर। तो जो कर्व आता है स्मॉल डेविएशन वाले सॉल्यूशंस के लिए वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर ए लेस वोलाटाइल है और बी मोर वोलाटाइल है तो सेम टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया, लेस वोलाटाइल का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कम होगा और मोर वोलाटाइल का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और जो सॉल्यूशन है जो कि आइडियलिटी से थोड़ा सा ही डिफर कर रहा है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इन बिटवीन पीए नॉट एंड पीबी नॉट होगा। तो यहां पे दो कर्व बनते हैं, एक लिक्विड कंपोजिशन कर्व और दूसरा वेपर कंपोजिशन कर्व। लिक्विड कर्व का मतलब है कि जो ये वाला कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इससे ऊपर सिर्फ लिक्विड फेज एग्जिस्ट करेगी। इस प्रेशर से ज्यादा अगर प्रेशर होगा तो सारा कंडेंस होके लिक्विड फेज बना लेगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है जहां पे V लिखा हुआ है यानी कि वेपर प्रेशर लिखा, वेपर कंपोजिशन लिखा हुआ है, इससे कम अगर प्रेशर है सॉल्यूशन का तो सॉल्यूशन वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो बीच का पोर्शन है इन दोनों कर्व के, ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड और वेपर दोनों की कंपोजिशन होने का, यानी कि लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में है। हाँ, उनका जो मोल फ्रैक्शन है वो अलग अलग होगा सेम टेम्परेचर के ऊपर। वेपर के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है ए और बी का वो अलग होगा, और लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन जो ए और बी का है वो अलग होगा। वो चीजें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम कोई पॉइंट ए ले लेते हैं लिक्विड कंपोजिशन कर्व के ऊपर। ये पॉइंट अगर ए है तो इसके कोरस्पोंडिंग जो कंपोजिशन है नीचे, वो कंपोजिशन रिप्रेजेंट करती है इस पॉइंट के लिए कि लिक्विड फेज में कितनी कंपोजिशन ए की होगी, कितनी बी की होगी। यहाँ ये जो कंपोजिशन है इसके अंदर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है और बी का मोल फ्रैक्शन कम है। अब इसी टेम्परेचर पे, कांस्टेंट ले रखा हमने पूरे ग्राफ के लिए, इसी टेम्परेचर पे अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूं लेफ्ट राइट, और जो ये लाइन है ये इस वेपर वाले कर्व को यहां पे काटती है, तो इसका मतलब ये है कि सेम टेम्परेचर के ऊपर जब लिक्विड की कंपोजिशन इस ए के रिस्पेक्ट टू है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी जितना ये वैल्यू यहाँ से आएगी उतना होगा। उस केस में अगर मैं वेपर फेज की कंपोजिशन देखूं, ये तो किसकी थी, लिक्विड फेज की कंपोजिशन थी,
तो उसके साथ इक्विलिब्रियम में वेपर फेज की कंपोजिशन क्या होगी, वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट टू होगी, यानी कि उसके अंदर जो ए और बी का मोल फ्रैक्शन होगा वो इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू होगा। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट टू होने का मतलब क्या है, यहां से क्या दिख रहा है कि जो लिक्विड फेज की कंपोजिशन है उसके अंदर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, बी का मोल फ्रैक्शन कम है, और सेम जो उसी टेम्परेचर पे वेपर फेज है उस वेपर फेज के अंदर बी की कंपोजिशन बढ़ गई और ए की कंपोजिशन घट गई सॉल्यूशन से। ऐसा क्यों हुआ, हमने कहा था कि बी इज मोर वोलाटाइल, जब बी मोर वोलाटाइल होगा तो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, ए लेस वोलाटाइल है उसके वेपर कम बनेंगे सेम टेम्परेचर के ऊपर। अब इसी के लिए बॉइलिंग पॉइंट कर्व देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कर्व में क्या है कि एक्स एक्सिस पे तो मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पे बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन बॉइल करेगा। बॉइलिंग टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी दो ही कर्व बनेंगे। कैसे, जो ए लेस वोलाटाइल था वो ज्यादा टेम्परेचर पे जाके बॉईल होगा टीए के ऊपर, और जो बी मोर वोलाटाइल था वो कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा टीबी के ऊपर। अगर हम सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीए और टीबी के बीच में कहीं लाई करेगा, और ये वाला जो ऊपर वाला कर्व है ये वेपर कंपोजिशन का कर्व है और नीचे वाला लिक्विड कंपोजिशन का कर्व है। अगर टेम्परेचर टीए और टीबी दोनों से ही कम होगा और बिल्कुल कम होगा तो वहां पे लिक्विड फेज एग्जिस्ट करेगी, और अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर टीए से भी ज्यादा होगा तो यहाँ पे सारी वेपर फेज एग्जिस्ट करेगी। आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड गैसेस फेज में चले जाते हैं, जब टेम्परेचर घटता है तो वापस से लिक्विड फेज में आ जाते हैं। इस एरिया के अंदर क्या हुआ, लिक्विड और वेपर दोनों का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप 2 सॉल्यूशन के ऊपर। टाइप 2 सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो लार्ज डेविएशन शो करते हैं और लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जिनका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा ए और बी कंपोनेंट का उससे भी ज्यादा होगा। तो इनके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है कि अगर ए लेस वोलाटाइल है और बी मोर वोलाटाइल है तो प्योर स्टेट में तो ए का वेपर प्रेशर पी ए नॉट कम होगा और बी का वेपर प्रेशर उससे ज्यादा होगा, और ग्राफ एक मैक्सिमा शो करेगा वेपर प्रेशर का, क्योंकि इनका जो डेविएशन वो क्या है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है। अब जो ये मैक्सिमा शो करता है इसके अंदर कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बनता है कि एक पॉइंट जो मैक्सिमा वाला होता है उसे कोरस्पॉन्डिंग तो लोब बनती नहीं है, बाकी इससे लेफ्ट में भी एक लोब बनेगी, इससे राइट में भी एक लोब बनेगी। इन लोब्स का मतलब क्या है, देखो हमने पिछले जो ग्राफ देखे हैं उनके अंदर पाया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो लिक्विफिकेशन होती है। लिक्विफिकेशन होती है तो ऊपर वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड फेज को, और जो नीचे वाला पोर्शन है किसको, वेपर फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इन बिटवीन है यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों की कंपोजिशन है, यहाँ भी लिक्विड और वेपर दोनों ही कंपोजिशन है, यानी इस सी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग लिक्विड और वेपर के लिए जो मोल फ्रैक्शन होगा वो सेम रहेगा। बाकी जगह पे लिक्विड के लिए मोल फ्रैक्शन कुछ होगा और वेपर फेज के लिए मोल फ्रैक्शन कुछ और होगा। जैसे हमने ए पॉइंट के रिस्पेक्ट टू बात की थी पिछले कर्व के अंदर, वहां पे अगर हम लिक्विड का एक पॉइंट ले लेते हैं तो इस पॉइंट के लिए टाई लाइन ड्रा करते हैं, और वेपर के लिए हम ये देखते हैं कि कितनी कंपोजिशन होगी। लिक्विड की कंपोजिशन अगर इतनी है तो वेपर की कंपोजिशन क्या होगी उसी टेम्परेचर पे। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट सी दे रखा है इस पॉइंट के ऊपर कोई टाई लाइन ड्रा होगी ही नहीं, यानी कि यहाँ पे जो वेपर फेज का कंपोजिशन है और लिक्विड फेज का कंपोजिशन है वो सेम है। इससे अगर हम राइट की बात करें, यहां भी हम किसी भी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक टाई लाइन ड्रा करेंगे। अगर लिक्विड फेज की कंपोजिशन ये वाली है तो वेपर फेज की कंपोजिशन इसके रिस्पेक्ट टू होगी, हम मोल फ्रैक्शन इसके रिस्पेक्ट टू देखेंगे वेपर फेज का।
अब जो ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और सी पॉइंट का क्या है, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम बॉइलिंग कंपोजिशन कर्व देखें तो मोल फ्रैक्शन को मैं ऐसे ही एक्स एक्सिस पे ले लूं और बॉइलिंग टेम्परेचर को मैं वाई एक्सिस पे लूं, तो ए जिसका वेपर प्रेशर कम था उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और बी जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा था उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होगा। और हमने बात की सॉल्यूशन की, जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे, जिनका वेपर प्रेशर खुद का ज्यादा था, तो उनके लिए कम टेम्परेचर में बॉईल हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। इसी तरीके से सी जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा था उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये कम टेम्परेचर पे बॉईल हो गए। जो सॉल्यूशन है अगर कंपोजिशन सी के रिस्पेक्ट टू है तो कम टेम्परेचर पे बॉईल होगा। अब जो ये ग्राफ है ये पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में इसके अंदर एक डिप आती है, नीचे की तरफ ग्राफ जाता है, यानी जो सॉल्यूशन है इसी कंपोजिशन पे प्योर ए और प्योर बी दोनों से कम टेम्परेचर पे बॉईल होता है। इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग सॉल्यूशन या फिर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब ये एजियोट्रोप क्या है, एजियोट्रोप का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अगर वेपर बनेंगे, जिसको अगर बॉईल होना है तो उसके वेपर फेज में भी वही कंपोजिशन होगी, यानी मोल फ्रैक्शन ए और बी का उतना ही रहेगा जितना कि लिक्विड फेज में है। या आप ये कह सकते हो कि एक साथ बॉईल होंगे, सेपरेट सेपरेट नहीं होंगे, हम बॉईल करके इनको सेपरेट नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक पॉइंट। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होगा, जिसके अंदर वो फिक्स कंपोजिशन होगी, ये फिक्स कंपोजिशन किसी ए और बी कंपोनेंट के लिए, जिसके ऊपर इनका जो वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज है दोनों के अंदर कंपोजिशन सेम रहेगी। आपने अगर इनको डिस्टिल करके बॉईल ऑफ करके सेपरेट करने की कोशिश की तो सेपरेट नहीं कर पाओगे इस कंपोजिशन के ऊपर। जो वेपर बनेंगे उनमें भी उतना ही मिक्सचर रहेगा, उतने परसेंटेज मिक्सचर रहेगा, उतने मोल फ्रैक्शन वाला मिक्सचर रहेगा जितना कि लिक्विड पहले था। नेक्स्ट आता है लार्ज नेगेटिव डेविएशन, यानी कि डेविएशन भी होगी वो भी नेगेटिव होगी। अगर हम वही केस लेते हैं कि ए इज लेस वोलाटाइल एंड बी इज मोर वोलाटाइल, और हमारे कर्व ऐसे ही है कि मोल फ्रैक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे और वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे, तो जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा उसका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो प्योर ए के वेपर प्रेशर से और प्योर बी के वेपर प्रेशर से कम होगा। जब ए और बी दोनों के वेपर प्रेशर से कम होगा तो जो ग्राफ होगा उसमें एक डिप शो होगी, नीचे की तरफ से ग्राफ जाएगा। इसके अंदर भी एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है डी, जिसके ऊपर मिनिमम से मिनिमम वेपर प्रेशर होगा, यानी उस सॉल्यूशन के लिए किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, यानी ऐसी कोई कंपोजिशन जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसके ऊपर उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम से कम होगा। उस केस में भी इसी तरीके से लोब बनेंगी। यहाँ पे जो कर्व है ये कर्व बता रहा है लिक्विड के लिए, नीचे वाला कर्व वेपर के लिए, ऊपर वाला कर्व यहाँ भी राइट में भी लिक्विड के लिए और नीचे वाला वेपर के लिए। क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विफाई होगा, लिक्विड फेज एग्जिस्ट करेगी, प्रेशर कम होगा तो वेपर फेज एग्जिस्ट करेगी, और इन बिटवीन यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों का इक्विलिब्रियम होगा। इसी के लिए अगर हम बॉइलिंग कंपोजिशन कर्व देखें तो वही एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर। ए अगर लेस वोलाटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट टी ए ज्यादा होगा, बी मोर वोलाटाइल है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम होगा। और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ है वो नीचे से जा रहा है वेपर प्रेशर का, तो बॉईल करने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा उस केस में। तो जो बॉइलिंग कर्व है वो ऊपर की तरफ से जाएगा, यानी वो जो बॉईल होगा उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए प्योर ए और प्योर बी दोनों से। जो ये पॉइंट डी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग है यहाँ पे, इसके ऊपर मैक्सिमम वो टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर ये सॉल्यूशन बॉईल होगा।
तो ये जो डी पॉइंट है टीए से भी अबोव लाई करता है और टीबी से भी अबोव लाई करता है, यानी ये सॉल्यूशन ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा, तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग सॉल्यूशन या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एजियोट्रोप का मतलब वही कि जिसके ऊपर वेपर फेज की भी और लिक्विड फेज की भी कंपोजिशन सेम रहे, दोनों के दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉईल हों, अलग अलग उनको सेपरेट ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो यहाँ पे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नेक्स्ट आता है लीवर रूल। लीवर रूल क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई एक सॉल्यूशन है ए और बी दो कंपोनेंट का, तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर मोल फ्रैक्शन रखें, वाई एक्सिस के ऊपर हम वेपर प्रेशर रखें, ए इज लेस वोलेटाइल, बी इज मोर वोलेटाइल, उस सिनेरियो में जो कर्व आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। जब ए लेस वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्योर स्टेट में कम होंगे और बी मोर वोलेटाइल है तो प्योर स्टेट में उसके वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन बिटवीन ऐसे लाई कर रहा होगा। तो इस तरीके का कोई कर्व आएगा। इस कर्व के अंदर ऊपर सारा सिंगल लिक्विड फेज, नीचे सारा अकेला वेपर फेज और इन बिटवीन लिक्विड और वेपर फेज का इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम निकालने के लिए जो रूल है वो है लीवर रूल। कैसे कि मान लिया कोई पॉइंट ए है इस इन कर्व के बीचों बीच, तो जो ये पॉइंट ए है इसके ऊपर अगर हम कोई टाई लाइन ड्रा करते हैं जो लिक्विड वाले पोर्शन को यानी लिक्विड वाले कर्व को एल पॉइंट पे काटे और वेपर वाले कर्व को, वेपर कंपोजिशन वाले कर्व को वी पॉइंट पे काटे, तो लेंथ ऑफ ए एल और लेंथ ऑफ ए वी से हम ये निकाल सकते हैं कि भाई कितनी कंपोजिशन तो यहाँ पे लिक्विड फेज की होगी, कितनी वेपर फेज की होगी। कैसे? हमने जो कंपोजिशन ली है उस कंपोजिशन के लिए जो लेंथ ऑफ ए वी ए से लेके वेपर वाले तक कितनी डिस्टेंस है डिवाइड बाई ए से लेके लिक्विड पे कितनी डिस्टेंस है, वो बराबर होगी लिक्विड फेज के अंदर कितना पोर्शन है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइड बाई वेपर फेज के अंदर कितने मोल्स हैं। लाइक कि लेंथ ऑफ ए वी डिवाइड बाई लेंथ ऑफ एल ए किसके बराबर हैं? लिक्विड फेज के अंदर कितने मोल्स हैं सॉल्यूशन के और वेपर फेज के अंदर कितने मोल्स हैं सॉल्यूशन के। अभी आया कहां से? ये आया कि अगर हम इसको बैलेंस करके देखते हैं तो एन एल मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ एल ए इक्वल होगा किसके? एन वी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ ए वी के। और जो ये रूल है सेम ऐसा ही रूल एक लीवर के लिए, लीवर के ऊपर दो अलग अलग मासेस हैं तो उनको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस में कितनी डिस्टेंस है और कितना वेट है उनके लिए भी सेम ऐसा ही रूल है, सिमिलर रूल है। तो इस वजह से इसको भी लीवर रूल बोला गया है। तो लीवर रूल से हम क्या निकाल सकते हैं? लीवर रूल से हम निकाल सकते हैं कि वेपर फेज के अंदर कितना कंपोजिशन होगी और लिक्विड फेज के अंदर कितनी कंपोजिशन होगी इस ग्राफ से।